मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के दो बच्चे थे और दोनों बच्चे बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे बेटे का नाम विक्की था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रॉकी और विक्की की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रुथ और डेयर खेल रहे थे। रॉकी सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रुथ लोगी या डेयर। सोनिया डेयर लेती है और पूछती है कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे ना। तो रॉकी बोलता है, ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर से घूम करके आओ और छत पर रखे गमले में से फूल तोड़कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। रॉकी और विक्की दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए जबरदस्ती बोलते हैं। सोनिया छत पर जाती है और जैसे ही गमले में फूल लगे की तरफ बढ़ती है तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वह देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही है। सोनिया उसे देखती है और जोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती तो रॉकी और विक्की दोनों डर जाते हैं और वह छत पर जाकर के देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है और वो तुरंत मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। रॉकी बोलता है, सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे। और फिर भी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊंगा। अच्छा सोनिया बेटी, ये बताओ तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया था कि तुम वहीं बेहोश हो गई। सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले से ही सुनी हुई थी, इसलिए वह सोनिया को डांटता तो नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर विक्की और रॉकी दोनों आपस में बात करते हैं। विक्की, तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही है, उसका भ्रम होगा। अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत नहीं देखी? एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं हुई। मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ तो देखा होगा। अरे भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। विक्की के मना करने के बावजूद रॉकी नहीं मानता और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलते ही अंदर चला जाता। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जिस पर सोनिया को सिर से चोट लगी हुई थी। रॉकी खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है। तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। रॉकी डर जाता है और जोरों से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है।
उसके ऊपर खून लगा होता है। वह उस हाथ रॉकी को खींच कर लाते हैं और उस कब्र में ढकने की कोशिश करने लगता है। रॉकी चिल्लाता है, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मनोहर काम से पैदल घर पहुंचने वाला ही होता है। जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है, उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई देती है। ये क्या है? ये तो रॉकी की आवाज लगती है। ये तो कब्रिस्तान से आ रहा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। मनोहर कब्रिस्तान की चारों ओर देखता है, लेकिन रॉकी कहीं नहीं दिखाई देता है। वह घर लौटकर आ जाता है और विक्की से पूछता है कि रॉकी कहाँ है। पापा, मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी रॉकी कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही थी वो सच है या नहीं। मनोहर, हमारे पास बिल्कुल समय भी नहीं है। जाओ, घर के मंदिर में शंख में जो जल रखा है वो जल्दी से लेके आओ। हमें रॉकी खोजने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। विक्की वो जल लेकर जल्दी आता है।